हेलो दोस्तों। तो आदमपुर के अंदर अब चुनौती बहुत बड़ी थी लेकिन जीत हो चुकी है। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार आगे भव्य बिश्नोई के लिए क्या। तो आपको बता देते, लगातार जो है भव्य बिश्नोई को लेकर के एक मांग उठाई जा रही है कि उनको मंत्री पद मिलना चाहिए। लेकिन जब यही मांग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने रखी गई तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, भव्य की बहुत जिम्मेदारियां हैं और ये जिम्मेदारियों से इसको कहीं दूर नहीं जाने देंगे। आदमपुर का विकास ये पहली जिम्मेदारी है इनकी। इस बात की जिम्मेदारी हमें भी ली है, भव्य ने भी चुनाव लड़ने से मिली है, कुलदीप जी ने भी ली है, रुपा जी ने भी ली है और वहाँ के सारे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सब लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी है कि। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये तो कहा कि जिम्मेदारी ली गई है, लेकिन उन्होंने इस बात के ऊपर कोई भी पूर्ण विराम नहीं लगाया कि भव्य बिश्नोई को आगे चल करके कोई भी मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्होंने साफ तौर के ऊपर नकारा भी नहीं, उन्होंने साफ तौर के ऊपर यही कहा भी कि भव्य बिश्नोई अभी जो है विधायक बन के आदमपुर के लिए विकास करे तो उसके बाद देखते हैं। लेकिन अब बात आती है कि आदमपुर उपचुनाव के अंदर हुआ क्या। तो आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 16,000 के मार्जिन से जीत गई। 15-16 हजार के बीच का मार्जिन था जिससे भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी का क्या, क्योंकि जयप्रकाश कांग्रेस के कैंडिडेट थे और दूसरे नंबर के ऊपर रहे थे और दूसरे नंबर के ऊपर रहने के साथ ही उनके नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है, क्योंकि जयप्रकाश तीनों पीढ़ियों से भजनलाल की हारने वाले पहले नेता बन गए हैं। तीनों उपचुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी भी लड़ रही थी, जेजेपी भी लड़ रही थी, भजनलाल परिवार भी लड़ रहा था। अक्सर जो है पहले ये तीनों अलग अलग लड़ा करते थे, लेकिन अगर अब की बात की जाए तीनों ने मिल करके ये चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद भी मार्जिन जो है बेहद ज्यादा कम था। तो इससे कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है, क्योंकि कुलदीप ने कहा था कि अगर 35,000 से कम मार्जिन की जीत होगी तो वो उसे जीत नहीं मानेंगे। अगर कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई ने पहले 29,000 वोट लिए थे और अगर अब की बात की जाए तो उनका 15 से 16,000 तक का मार्जिन रहा है। लेकिन अगर मार्जिन की बात करें तो एक तो 29,000 का मार्जिन उनका 2019 के उपचुनाव के अंदर रहा, तो वहीं अगर अब की बात की जाए तो अब 16,000 का उनका मार्जिन रहा। तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी और भजनलाल परिवार ने जो मिल करके ये चुनाव लड़ा, उससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि मार्जिन जो है बेहद ज्यादा होगा, लेकिन मार्जिन जो है बेहद ज्यादा कम रहा। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस किस वजह से हारी, तो आपको पता है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही थी और गुटबाजी चलने के साथ साथ जो है कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे, चाहे वो कुमारी शैलजा की बात की जाए या फिर रणदीप सुरजेवाला की बात की जाए, किरण चौधरी की बात की जाए, क्योंकि किरण चौधरी जो है अक्सर जो है अपने राजनीतिक कार्यक्रम करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आदमपुर उपचुनाव के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाई। इसके अलावा अगर बात की जाए किरण चौधरी की, तो आपको बता देते हैं कि आप जो है किरण चौधरी तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन गुटबाजी जो है कांग्रेस के अंदर ज्यादा नजर आ रही थी। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने एक धमाकेदार शुरुआत तो की, हालांकि 2 स्टेट्स के नेता जो है वो भी वहां पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, इसके अलावा जो है पंजाब से भी कई सारे मंत्री पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी आदमपुर के अंदर सेंध लगा पाने में कामयाब नहीं हो पाई। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं जो है उन्हें चेहरे बदलने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे चेहरे को आदमपुर उपचुनाव के अंदर उतारा था जिसे हालांकि जानते थे लोग, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और चुनाव जो है काफी ज्यादा वोट भी उन्होंने पिछली से पिछली बार लिए थे। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब जो है कहीं ना कहीं लोग सत्येंद्र सिंह से खफा नजर आ रहे थे। सत्येंद्र सिंह एक बेहतर चेहरे के रूप के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए साबित नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी को भी अगले चुनाव के लिए चेहरे बदलने की जरूरत है। तो वहीं अगर इनेलो की बात की जाए तो इनेलो पिछले चुनाव के अंदर 2,000 से भी कम वोट मिले थे, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो एकदम से
उनके पास कोई चेहरा नहीं था, कूड़ा नंबरदार उनके हाथ लगे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके अचानक से जो है यहाँ जो है पार्टी ज्वाइन कर ली और उसके बाद उन्होंने सीधा डायरेक्ट उसको टिकट दे दी। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी जो है इस बार चुनाव के ऊपर पड़ा है। तो वहीं अगर बात की जाए 2019 की, तो 2019 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि सिर्फ 2 ही साल का समय बचा है और इसके बाद अब 2024 का चुनाव होने वाला है। उसको लेकर के अब आगे क्या रहने वाला है, चुनावों की हमने बात कर ली है, लेकिन 2024 के अंदर क्या रहने वाला है उसके ऊपर बात करते हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ज्यादा जोश के अंदर चल रही है, क्योंकि बीजेपी की 40 से 41 की बढ़त हो गई है, यानी कि 1 सीट उनको और मिल गई है, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि उनको अब आगे आने वाले उपचुनाव के अंदर हरियाणा के आदमपुर के अंदर और हिसार के अंदर फायदा हो सकता है। तो वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को लग रहा है कि अब तक भजनलाल के गढ़ के अंदर किसी ने भी टक्कर नहीं दी थी भजनलाल परिवार को, लेकिन पहली बार आदमपुर के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे जयप्रकाश ने अच्छी खासी टक्कर दे ली, जिसकी वजह से जो है वो 50-51 हजार के करीब वोट भी ले गए। और अब जो है कांग्रेस को लग रहा है कि 2024 के अंदर सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से होने वाला है। बाकी और किसी भी पार्टी को जो है उसके ऊपर ध्यान देने की उन्हें लग नहीं रहा कि भाई उन्हें कोई और पार्टी भी जो इस बार जो है जिता सकती है। लेकिन अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को एक और फायदा भी होने वाला है, क्योंकि सभी उनके साथ है। सिर्फ बलराज कुंडू जो निर्दलीय हैं उनको छोड़ करके सभी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद इसका थोड़ा बहुत फायदा जो है 2024 के इलेक्शन में उनको हो सकता है। और जेजेपी को ये भी जो है डर हो सकता है कि उनकी वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी और जो है भजनलाल परिवार ने साथ मिलकर के चुनाव तो लड़ा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला हमेशा से जो है आमने सामने के प्रत्याशी रहे हैं, क्योंकि आपने देखा था पहले भी तीनों जो है आमने सामने मुकाबला लड़ रहे थे। भजनलाल परिवार एक तरफ था, जेजेपी एक तरफ थी, बीजेपी एक तरफ थी। 2019 के चुनाव के अंदर तीनों ने आमने सामने चुनाव लड़ा, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब तीनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से जेजेपी की धड़कनें तेज होती जा रही हैं कि अगर ऐसा ही रहा 40 से 41 हो गए और बीजेपी को लगातार सपोर्ट मिलता रहा तो जेजेपी का क्या अस्तित्व रह जाएगा 2024 के अंदर। तो अब देखने वाली बात यह है कि आपके लिए फिलहाल, यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल एक चुनौती 2024 के अंदर बहुत बड़ी शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार अनुराग ढांडा और आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता कह रहे थे कि इस बार 2024 को लेकर के 2022 का आदमपुर उपचुनाव एक सेमीफाइनल राउंड होने वाला है। अगर इस बार आम आदमी पार्टी सेंध लगा लेती, आदमपुर के अंदर सीट निकाल लेती, तो शायद हो सकता था कि 2024 के अंदर उनका कोई रास्ता साफ हो जाता। लेकिन भाई सिर्फ पंजाब के अंदर एक बार चुनाव लड़ने से, जीतने से ये साफ नहीं हो जाता कि वो हरियाणा के अंदर भी चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि हरियाणा का चुनाव बेहद अलग है, पंजाब का चुनाव बेहद अलग है। यहाँ पर लोग जो है अलग मुद्दों को देख करके वोट देते हैं, तो वहीं पंजाब और दिल्ली के अंदर लोगों ने अलग मुद्दे को देख करके वोट दिया। तो वहीं अगर बात की जाए INLD की, तो आपको बता देते हैं कि INLD की बजाय आप आएगी तीसरे नंबर के ऊपर, ये लगातार जो है सभी सोच रहे थे, लेकिन एकदम से जो है आम आदमी पार्टी को पछाड़ते हुए कूड़ा नंबरदार ने थोड़े से ज्यादा वोट ले लिए। लेकिन अगर भव्य बिश्नोई की बात की जाए, भव्य बिश्नोई के लिए राजनीति के अंदर एंटर करने के लिए इससे बेहतर कोई भी सीट नहीं हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो नहीं जीत पाए। फिर उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने सोचा कि अगर भव्य की राजनीति के अंदर एंट्री करानी है तो एक सबसे सेफ सीट आदमपुर ही हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नैरेटिव भी सेट किया गया था कि भव्य बिश्नोई जो है भजनलाल परिवार के अंदर जो है भजनलाल जैसे दिखते हैं। इसी को लेकर के उन्होंने पूरे चुनाव के अंदर वोट भी मांगे। तो वहीं अगर बात की जाए मंत्रिमंडल की, तो इस बार जो है मंत्रिमंडल के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस भी हो सकते हैं, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग भी नहीं रहा, क्योंकि अभी अभी जो है भव्य बिश्नोई को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। और इसी के साथ जो है अभी आगे की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अभी आपको बताएंगे कि 2019 के बाद अब जो ये 2022 का चुनाव हुआ है, 2022 के चुनाव के बाद अब जो 2024 का चुनाव होने वाला है, इसके अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ये चुनाव अलग था, क्योंकि इसके अंदर तीनों पार्टियों ने अपना दमखम साथ मिलकर के दिखाया, जेजेपी ने भी, बीजेपी ने भी और भजनलाल परिवार ने भी। लेकिन 2024 के अंदर ये तीनों अलग अलग होकर के अपना दमखम दिखाने वाले हैं,
क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का हमेशा से एक इतिहास रहा है, वो किसी भी पार्टी के अंदर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं। तो ये भी देखने वाली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो कितने समय तक टिकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर वो भजनलाल परिवार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो 2024 के अंदर उसका कितना असर होगा, क्योंकि जेजेपी को ऑब्वियसली जो है अलायंस के अंदर शायद 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं रखेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट अच्छी आ जाती है तो बड़ा सवाल यह भी है कि जेजेपी के लिए 2024 के अंदर क्या होने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है कि भव्य बिश्नोई के लिए जो मांगे उठ रही हैं कि उन्हें मंत्री पद दे देना चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसके ऊपर विचार करेंगे और क्या सच के अंदर उनको मंत्रिमंडल पद दिया जाएगा? हालांकि कई कमेंट भी आ रहे हैं आपको। हाँ, ये भी बता देते हैं कि INLD और आम आदमी पार्टी की आदमपुर उपचुनाव के अंदर सीट जब्त हो गई है। जी हाँ, सीट जब्त होने के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं दोनों को झटका भी बड़ा लगा है और आम आदमी पार्टी को थोड़ा ज्यादा झटका लगा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि 2024 के अंदर क्या कुछ होने वाला है। बड़ा ही रोचक जो है 2024 का भी चुनाव रहने वाला है, क्योंकि इस बार 2022 का चुनाव भी उतना ही रोचक था। खैर, आपको क्या लग रहा है कि मंत्रिमंडल के अंदर क्या विस्तार किए जाएंगे? क्या आदमपुर से भव्य बिश्नोई को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है? अपनी राय जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें।